जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका बेटा राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ। तथागत बुद्ध के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज सबसे पहले मैं अपने तमाम साथियों को, मित्रों को, मुल्क के जो निवासी हैं, भाईचारा, मैत्री, करुणा में विश्वास रखने वाले, समता मूलक समाज की स्थापना के लिए निरंतर कार्य करने वाले लोगों को मैं बुद्ध की इस जन्म दिवस पर उनको बहुत 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 मंगल कामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तथागत आपको हर आपके मकसद में जिसके लिए आप डिजर्व करते हैं उसमें आपको उन्नति देंगे और आपको आपके मुकाम तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, बहुत सारी बातें अक्सर होती रहती हैं, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा है तो मैं सोच रहा हूं कि दो सवालों के जवाब मैं आपको, और जो आपके सवाल हैं उनके सवालों के जवाब भी मैं आपको आज जो है वो दूंगा। हमारे एक मित्र हैं प्रतिभा गौतम, कानपुर से हैं। उनका एक सवाल, कई बार उन्होंने मुझसे सवाल पूछा और मैं इसका जवाब नहीं दे पाता था। उनका सवाल था, अक्सर आप लोगों ने भी सवाल को कई बार उठाया है और जानकारी पूरी ना होने के कारण जो बचाव पक्ष के हमारे मित्र हैं वो भी पूरा इसका बचाव के लिए पूरा उनके पास क्योंकि मटेरियल नहीं है तो वो पूरी बात नहीं रख पाते हैं, और जो लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं इस विषय को लेकर के उनको भी पूरी जानकारी नहीं है तो वो भी पूरे जो है ढंग से आरोप नहीं लगा पाते हैं। एक सवाल हमेशा उठता है कि राहुल भाई, आप पर मतलब बलात्कार का जो मामला है कि वो बलात्कार का मामला क्या है, क्या उसके पीछे की सच्चाई है। तो मैंने सोचा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है तो एक ये सवाल बड़ा विचलित कर देने वाला है, जो मेरे चाहने वालों को भी बड़ा परेशान करता है और जो हमारे विपक्षी दल के लोग हैं, जो मुठीवर लोग हैं, वो भी कई बार इस सवाल को उठाते हैं तो उनको भी पूरी जानकारी है नहीं। तो चलो आज इस पर चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको सच्चाई बता दूं कि सच्चाई है क्या। मैं संगाराम बौद्ध विहार, हमारे यहाँ एक बौद्ध टेम्पल है, अखिल भारतीय भिक्खु महासंघ का राष्ट्रीय कार्यालय है। उस कमेटी में हम लोग जब चुन करके आए और मैं उसमें एक संयुक्त सचिव के रूप में चुन करके आया तो वहाँ एक भिक्षुणी रहती थी, नाम हम लोग नहीं बताएंगे क्योंकि ये कानून का उल्लंघन है। उनको हमने एक बुद्ध विहार की कमेटी ने एक डिसीजन लिया कि बौद्ध भिक्षुओं में भिक्षुणी जो है वो नहीं रह सकती है। इसके चलते एक प्रस्ताव पास किया गया जिसमें लगभग 200 बौद्ध भिक्षु जो है वो उन्होंने उस पर साइन किए और ये कहा गया कि बुद्ध के काल में ऐसा हुआ है कि भिक्षुओं में भिक्षुणी नहीं रहती है विनय के नियम के अनुसार। ये मैं नहीं कहता, ये बुद्ध का नियम कहता है। बुद्ध का नियम कहता है कि बौद्ध भिक्षुओं में भिक्षुणी नहीं रह सकती। तो उसी बात को आधार बना करके प्रस्ताव पास किया गया कि भिक्षुओं में भिक्षुणी नहीं रहेंगी, तो उनको ना रहने के लिए वहां पर यह कहा गया। बाद में उन्होंने बड़ा हंगामा किया, पुलिस केस हुआ और जो हमारे बौद्ध विहार में साफ सफाई करने के लिए जो लड़के रहते हैं उन लड़कों के साथ में उन्होंने बदतमीजी की। सुबह सुबह का समय था, मैं बुद्ध विहार में पहुंचा वंदना के लिए, तो वहां जाकर के पता चला कि जो बच्चे थे वो परेशान थे। उन्होंने मुझसे कहा, भैया ऐसे से बात है और माता जी ने हमारे साथ बड़े इस तरीके से व्यवहार किया। तो मैं, कोई बात नहीं, आप हम बात भिक्षुणी थी, उन्होंने 100 नंबर पर कॉल किया और कॉल करने के बाद में बताया कि मेरे साथ में बच्चों ने इस तरीके की बदतमीजी की। खैर वो मामला खत्म हो गया और उसके बाद में उसी कंप्लेंट को आधार बना करके उन्होंने, ये जुलाई 2016 की घटना थी, जबकि इसी कंप्लेंट को आधार बना करके अक्टूबर 2016 में उन्होंने FIR जो है वो कर दिया। उसमें 5 लोगों के नाम जो है वो रखे गए। राहुल नागपाल बौद्ध भिक्षु एक हैं और दूसरे 3 बच्चे वो जो सफाई जो बुद्ध विहार में करने के लिए रहते थे। तो उसमें जो FIR में जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया मैं उनके बारे में बता देता हूँ, और FIR की कॉपी भी किन्हीं लोगों को चाहिए कि तो वो भी मैं दे दूंगा। उसमें ये कहा गया कि मेरे ऊपर जो 3 बुद्ध विहार में सफाई करने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर सबसे ज्यादा आरोप लगाया कि इन 3 लड़कों ने मेरे रूम का ताला जो है वो, मेरे रूम का गेट खोलने के बाद में मैं अंदर थी, उसको किवाड़ को उन्होंने खोला, खोलने के बाद अंदर थी, मेरे साथ बदतमीजी की, मेरे साथ मारपीट की, मेरा चश्मा तोड़ दिया और मेरे साथ जो एक महिला आरोप लगा सकती है उन्होंने आरोप लगाए। और इसके बाद में वो कहती है कि वो लोग, जब 3 बच्चे मेरे साथ इस तरीके की हरकत करके भाग गए तो मैंने शोर मचाया, तो मैंने नीचे झांक करके देखा तो ग्राउंड फ्लोर पर राहुल नागपाल जीने के गेट के बराबर में खड़ा था। बिल्कुल मैं खड़ा था, मैं बुद्ध वंदना के लिए आया था, ना मैंने वहां से कोई भागता हुआ देखा और ना मैंने कोई शोर सुना। इस बात को उन्होंने कोर्ट में कहा। मैंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। जब मुझे पता चला कि मेरे खिलाफ FIR हुई है तो मैंने एंटीसिपेटरी बेल ली, मुझे जमानत मिल गई, मैं बाहर हूं और मैंने कोर्ट में अपना पक्ष रखा कि बुद्ध विहार में मैं आता हूं, जाता हूं, मेरे सामने कोई इस तरीके की घटना ना घटी और ना मैंने किसी को भागते हुए देखा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि वास्तव में हुआ क्या था, किस तरीके से एक महिला ने आरोप लगाया और कोर्ट में वो मामला आज भी विचाराधीन है। मुझे कोर्ट पर पूरा विश्वास है कि हम लोग, क्योंकि कोई आरोप है नहीं, तो हम लोग वाइज्जत इसमें
बिल्कुल बरी होंगे और फिर हम लोग आप लोगों से बातचीत करेंगे। तो जिन लोगों को जानकारी इस बारे में नहीं है वो इसको समझ लें, और जिन लोगों को जानकारी चाहिए थी उनको मैंने दे दिया कि मेरे ऊपर सिर्फ एफआईआर में इतना सा आरोप है कि जब उनके साथ में उनके अनुसार ये घटना घटी और जब वो लोग 2-3 बच्चे थे इस घटना को अंजाम देकर के वहां से भागे, तब मैं उन्होंने नीचे झांक करके देखा तो जीने के पास में खड़ा था। मैंने ये स्वीकार किया कि हाँ मैं जीने पर खड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं प्रतिदिन बुद्ध विहार में वंदना के लिए जाता हूँ, उस दिन भी वंदना के लिए गया था। मैंने ना कोई भागता हुआ देखा, ना कोई शोर सुना। हाँ, पूर्णिमा जी ने ऊपर से आवाज देकर के मुझे बुलाया, उन्होंने बताया मेरे साथ इस तरीके की घटना घटी है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 100 नंबर पर कॉल कर दो। इसमें बलात्कार जैसे किसी शब्द का उस समय कोई जिक्र नहीं था। तो ये एक सवाल आपका था जिसका मैंने जवाब आपको आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर दिया है। एक सवाल और बड़ा ये भी एक ऐसा सवाल है कि जिसका मैं कई बार सोचता रहा कि इसका जवाब दिया जाए ना दिया जाए, लेकिन आज चलो बुद्ध पूर्णिमा है और तो सोच रहे सवाल का जवाब भी मैं आपको दे देता हूँ। हमारे कई साथी अक्सर इस बात को कहते हैं कि बुद्ध ने का जो 5वां सील है और बाबा साहब का जो 17वीं प्रतिज्ञा है, बाबा साहब ने कहा कि मैं अपने अनुयायी को जो 22 प्रतिज्ञा दी उनमें जो 17वीं प्रतिज्ञा है कि मैं कभी शराब का सेवन नहीं करूंगा। और बुद्ध ने कहा सुरा मेरे मज्जपमद अट्ठाना वेरमणि शिक्षा पदं समादयामि, कि मैं कच्ची पक्के नशे की वस्तुओं से, नशे की सेवन से व्रत रहने की प्रतिज्ञा लेता हूँ। बिल्कुल मैं बाबा साहब के कथन का भी समर्थन करता हूँ और बुद्ध के कथन का भी समर्थन करता हूँ। लोग कहते हैं कि भैया आपके ऊपर आरोप लगते हैं, आपके दोस्तों के ऊपर आरोप लगते हैं और समाज में इस तरीके की धारणा है कि मतलब नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं पहले तो यह एक बात उन तमाम साथियों को बता देता हूं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये आदमी का व्यक्तिगत जीवनचर्या है, ये उसका व्यक्तिगत डिसीजन है। उनको हमें किसी की व्यक्तिगत लाइफ में ताक झांक करने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के तौर पे जब बुद्ध से ये पूछा गया कि नशा क्या है, तो बुद्ध ने कहा कि वो हर चीज नशा है जिसकी अति हो जाए। आप समझना इस बात को, वो हर चीज नशा है जिसकी अति हो जाए। जैसे कुछ लोगों को दौलत कमाने का इतना नशा है, सुबह दोपहर शाम हाय पैसा, न बीवी को समय दे रहे हैं ना बच्चे को समय दे रहे हैं, समाज का गला काट रहे हैं, इसकी लूट उसकी लूट, यहाँ डकैती यहाँ चोरी, उसका गला काटना, इसका हक मारना, वो नशा है। कुछ लोगों को मकान का इतना नशा, ये प्लॉट मेरा, ये प्लॉट मेरा, ये मकान मेरा, इससे ये मकान मेरा, वो भी नशा है। कुछ लोगों को मतलब व्यभिचार का इतना नशा है कि ये महिला मुझे मिल जाए, ये लड़की मुझे मिल जाए, इस लड़की के साथ में सो जाऊं, इस लड़की के साथ में संबंध बना लूं, ये नशा है। वो हर चीज, अगर खाने का भी नशा, जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा खाना, वो सब नशा है। मैं किसी चीज का समर्थन नहीं कर रहा, कौन सेवन करता है कौन सेवन नहीं करता है ये अलग मैटर। मैं तो कवि सम्मेलन से आया हूं, मैंने तो कवि सम्मेलनों में देखा कि शाम को कवि सम्मेलन खत्म होते ही पूरे के पूरे वो शराब में डूब जाते थे। कवि सम्मेलन वो एक अलग दौर था, हम मिशन का काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं सबसे एक ही बात कहता हूं कि हमको व्यक्तिगत रूप से किसी की भी लाइफ में झांकने का अधिकार नहीं है। वो घर जाने के बाद में क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो मूवमेंट के लिए कितना लाभदायक है। एक आदमी गांव में रहता था, वजीफा लिया और उसको वजीफा मिला, स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद में नौकरी लगी बाबा साहब के आरक्षण के बल पे। आज दिल्ली जैसे महानगरों में उसके 3-3 4-4 मकान हैं, दो उसके पूरे घर में 5-5 6-6 लाख रुपए की 4-4 लाख की सैलरी आ रही है, उसके बच्चे लग गए, बच्चे की बहुएं आ गई, बेटियां लग गई। किसकी वजह से? बाबा साहब की वजह से। और उसके घर चले जाओ आप बाबा साहब के जन्मदिन पर चंदा लेने के लिए, रसीद काटने के लिए, तो हो सकता है वो आपसे पानी की ना पूछे, हो सकता है वो आपसे चाय की ना पूछे, हो सकता है वो आपको 200 या 500 रुपए देने में आधा घंटा आपका खराब करे और 4 बात आपको सुनाए, और हो सकता है वो जय भीम भी करने से डरता हो कि शायद इसको कुछ शेड्यूल कास्ट या दलित ना कह दे। तो उस आरक्षण वाले का क्या करोगे आप, जिसने पूरी जिंदगी बाबा साहब का जो है वो आरक्षण का फायदा लिया, उनके संघर्ष से दी हुई चीजों का उन्होंने उपभोग किया। एक दूसरा आदमी जो कभी पढ़ा नहीं कभी लिखा नहीं, गरीबी में रहा, गांव में रहा, जैसे तैसे करके दिल्ली जैसे महानगर में आ गया, मजदूरी की, आज उसने बाबा साहब को पढ़ लिया, किताब बाबा साहब की पढ़ ली, आज उसने फैक्ट्री लगा ली और अपने ही समाज के 50 लोगों को रोजगार दे दिया। आज वो सेठ है पूरे, जब भी उसके पास कोई जाता है वो उसको बाबा साहब के जन्मदिन पर भी चंदा देता है, 10,000 20,000, वो बुद्ध के जन्मदिवस पर भी देता है, समाज पर कोई आपदा आती है तब भी देता है, समाज के दुख और मुसीबत में भी खड़ा रहता है। बस कमी इतनी है कि वो शाम को दारू पी लेता है। अब आप बताइए क्या करोगे? वो जो बाबा साहब के आरक्षण के बल पर क्या 3 लाख 4 लाख रुपए सैलरी ले रहा है, वो महत्वपूर्ण है, या वो महत्वपूर्ण जिसने कभी बाबा साहब के जन्मदिन, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण का कभी लाभ नहीं लिया और उसके बावजूद भी वो हमेशा समाज के दुख और दर्द में खड़ा रहता है? समाज के लिए कौन सा फायदेमंद है? मैं किसी चीज के सेवन करने का पक्ष में या विपक्ष में कभी नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहता हूं, बुद्ध ने कहा है
वो हर चीज़ नशा है जिसकी अति हो जाए, और अति हमें खाने की भी नहीं करनी चाहिए, पीने की तो बात छोड़ दीजिए। इस बुद्ध पूर्णिमा पर हम ये संकल्प लें कि हम किसी भी चीज की अति नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति समाज के लिए महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति मूवमेंट के लिए महत्वपूर्ण है, जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई में से मूवमेंट पर खर्च करता है, जो व्यक्ति अपने 24 घंटे में से कुछ ना कुछ समय मूवमेंट को देता है, वो व्यक्ति मूवमेंट के लिए लाभदायक है, उस व्यक्ति की मूवमेंट के लिए जरूरत है। वो अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है क्या नहीं करता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उसका व्यक्तिगत लाइफ सामाजिक लाइफ में को डिस्टर्ब करे तो फिर ऐसे व्यक्तियों से हमें दूरी बना लेनी चाहिए। किसी का दारू का शौक, किसी का और अन्य कोई शौक, किसी का गुटखा बीड़ी पान तंबाकू का शौक अगर हमारे मिशन के लिए नुकसानदायक हो तो हमें ऐसे व्यक्तियों से हमेशा और तत्परता के साथ में दूरी बना लेनी चाहिए। तो ये 2 सवाल थे जिनका मैंने आपको जवाब दिया, और शायद आप लोग संतुष्ट हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके कुछ और सवाल हैं तो मुझे बिल्कुल मेल कर सकते हैं rahulnagpal@gmail.com। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को राहुल लाइव 85 को। और चलिए चलते चलते एक बार फिर आपको इस बुद्ध पूर्णिमा की बहुत 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 मंगल कामना। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।